अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर है। ये हमारा 7वां वन शॉट लेक्चर है जो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का। तो भले आपने पूरे साल ना पढ़ा हो, कोई मसला नहीं बेटा। ये इसलिए तो हमने वन शॉट लेक्चर निकाला आपके लिए। आपके पास फिर भी 2 महीने पड़े हुए हैं। इन 2 महीनों में आप भी है ना टॉप मार सकते हैं, आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपने ये लेक्चर दिल लगा के और मेहनत करके, तो बस आपने ये वन शॉट लेक्चर ध्यान से सुनना है, आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर। So we are going to start a new chapter that is called as electrochemistry. So electrochemistry, okay, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रो मीन्स you have an electrons. Electro comes from the electrons. Like आपके पास electro, like you have an electro with the electrons, and then you have a chemistry. Chemistry refers to the chemicals. So आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है एंड देन आपके पास केमिकल्स भी हैं जिनको कंबाइन आप स्टडी करते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से लेके जितनी चीजें, इलेक्ट्रॉन से रेलिवेंट आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन से रेलिवेंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो सारी यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन, वो सारा। और उसके अलावा जो केमिकल्स आपके पास आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आपके पास आती है, उन दोनों चीजों को हम कंबाइन करके अपनी इस फील्ड में पढ़ो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन को और केमिकल्स को कंबाइनिंग, उनकी कंबाइनिंग रिएक्शंस देखते हैं, उनके एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन which is basically combined to form, the name is combined to call it as a redox reaction, are the fundamental processes that play a crucial role in a variety of natural phenomena and industrial reaction. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो केमिकल प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो नेचुरली हो रहे हो या चाहे हम इंडस्ट्रीज में उनको खुद बना रहे हैं। दिस चैप्टर एग्जामाइन द कॉमनैलिटीज बिटवीन डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ना है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, हमारे जो आयरन है उनमें रस्ट लगती है, लोहे को जंग लगता है, उसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हो। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ कार इंजन, आपके पास कार्स हैं या किसी भी तरह कोई व्हीकल है तो उसमें जो फ्यूल्स बर्न होते हैं और उससे एनर्जी मिलती है तो कार चलती है, वो सारा प्रोसेस। फॉरेस्ट फायर्स, द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन अ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, इवन एक ह्यूमन के अंदर या एनिमल बॉडीज के अंदर जो फूड मेटाबोलाइज हो रहा होता है, ये सारे के सारे भी हैं बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। इन एडिशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ बैटरी। हमारे पास बैटरीज हैं, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए वो रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स द केमिकल रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस एक तरह के केमिकल रिएक्शंस, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या है। बट अब आप ये देखो कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, और वहां से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी।
तो वी आर इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ बैटरी, कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इन द डिक्लोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद द हाउसहोल्ड ब्लीचेस, इसके और एग्जांपल है कि आपके पास हाउस होल्ड ब्लीच है। ब्लीच का मतलब क्या होता है कि आपने तो सुना होगा कपड़ों पर ब्लीच गिरती है तो उसका रंग जो है वो खत्म हो जाता है, तो बोलते हैं डीकलराइजेशन, रंग का मध्यम हो जाना या रंग का खत्म हो जाना। तो वो क्या है, आपके पास हाउस होल्ड ब्लीच है तो उसमें जो डीकलराइजेशन बेसिकली यूज होती है, ये सारे भी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। In the and in the industrial production of the important metals and the chemicals is discussed, आपके पास चाहे वो हाउस होल्ड में आप ब्लीचेस की बात करें या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आप बात कर रहे हो मेटल्स की, केमिकल्स की, जब हम केमिकल्स बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, तो वो सारा बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे आपके रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहाँ तक तो सारा मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या और रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको कहा। अब ये बेसिकली रिएक्शंस होते क्या, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो आपके पास रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक तो नाम से आपको पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि आपके पास कार्बन है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट में ऑक्सीडेशन के आगे और भी है, लाइक अगर आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या फिर सेकंड क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सिंपल एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ सोडियम, और सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एंड देन यू हैव एन Na पॉजिटिव, और आपके पास Na पॉजिटिव बन गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम ऑक्सीडाइजेस, सोडियम ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन की है, सोडियम ऑक्सीडाइजेस। द थर्ड पॉइंट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लॉस हो रही है किसी भी कंपाउंड से। ये तीनों जो है आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएंगे। ठीक है, पहली आपके पास ऐड हो रही है, आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है, देन यू हैव क्या, आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और थर्ड आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रही है, हाइड्रोजन लॉस। दोनों में हो रहा है, यानी आप कंपाउंड की भी बात कर सकते हैं या एलिमेंट की भी बात कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास सुटेबल हैं, प्रोसेस दोनों में ही हो सकते हैं। आप सिंपल एक सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है, यानी कोई एक बड़ा कंपाउंड है और वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तब भी हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी प्रोसेस में अगर आपके पास ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास ये ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली जो रिडक्शन है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जो रिडक्शन है वो बेसिकली टोटली इसके ऑपोजिट। इसमें कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, या वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। ये जो तीनों प्रोसेस हैं जो बिल्कुल ऑक्सीडेशन से पैरेलल है, ऑक्सीडेशन से एंटी पैरेलल है, ये सारे के सारे आपके पास रिडक्शन कह रहे हैं। अब ये तीन प्रोसेसेस है, ये तीन प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। So oxidation and reduction, we can define the redox reaction in terms of the transfer of oxygen, hydrogen, electron। हम क्या कर रहे हैं, हम redox reaction को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, तीन तरह से कर रहे हैं।
इन द रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अपर साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ। एक या तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी या तो रिडक्शन। अगर दोनों चीजें हो रही होती है तो हम दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं, बट यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन सबसे पहला क्या है आपके पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, किसमें आप ऑक्सीजन को गेन करते हो। एंड रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब आपके पास ऑक्सीजन लॉस है तो इसको आप रिडक्शन। इन द स्टील मिल्स, आयरन ओर्स, जो स्टील की मिलें होती हैं, मिल्स हमारे पास फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो आयरन ओर्स है, यूजुअली ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्योर मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन जो है वो क्या करते हैं, प्योर मेटल में कन्वर्ट होते हैं कमर्शियली बाय द रिएक्शन। यानी जब आपके पास और यहाँ पे और का वर्ड यूज हुआ है, बेसिकली जब ये जो हम सबको पता है कि जो मादनियात होते हैं, जितने भी मिनरल्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं। जब ये लेकिन ये जमीन के नीचे अपने प्योर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट, उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो निकलती हैं, तो वो बेसिकली हम उनको और कहते हैं आयरन और। आयरन और का मतलब है कि वो चीजें जो आयरन जमीन से अब जमीन से निकलने के बाद आपने उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आयरन का और आया है, उसमें जो आयरन के ऑक्साइड हैं, मैंने बताया कि वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, उनके साथ और भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो आयरन के ऑक्साइड, आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच, तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है ताकि हमारे पास प्योर मेटल आ सके। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इसको दोबारा पढ़िएगा। इन द स्टील मिल्स, स्टील की मिलों में जो आयरन ओर्स है आपके पास, यूजुअली ऑक्साइड्स होते हैं, जो ज्यादातर क्या होती है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है, आर कन्वर्टेड टू द प्योर मेटल। इसे हम प्योर मेटल में यानी प्योर आयरन में कन्वर्ट करेंगे कमर्शियली ऑन अ लार्ज स्केल बाय द रिएक्शन विद द चोक। हम क्या करते हैं, चोक हमारे पास जो कार्बन है उसको लेते हैं और ब्लास्ट फर्नेस में, वैसे हम जिसकी हम नॉर्मल लैंग्वेज में भट्टी कहते हैं, उसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और लाइक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। द कार्बन फर्स्ट रिएक्ट्स विद द एयर। जो कार्बन है पहले एयर के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, और वहां से फिर आपके पास टर्न आयरन ऑक्साइड बनेगा। अब वो क्या बात करें, आपके पास आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं Fe2O3, आयरन इस फॉर्म में प्रेजेंट। हमने क्या करना है, आयरन को कन्वर्ट करना है अपने प्योर फॉर्म में। हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से साइड पर। सबसे पहले तो हम लेंगे कार्बन। वो कार्बन क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली कि वो एनवायरमेंट में ही प्रेजेंट होती है बहुत नॉर्मली। वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होगी। फिर हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। Fe2O3 ये कंबाइन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये क्या बना देगा, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी ऑक्सीजन ले लेगा, तो हमारे पास सिंपल प्योर मेटल बन जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं वो और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपस में कंबाइन होंगे। आयरन बिल्कुल ठीक फॉर्म में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप इस प्रोसेस पे देखेंगे तो आयरन ने इस फॉर्म से इस फॉर्म में गया, आयरन ऑक्साइड से क्यू फॉर्म में आया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन अपनी ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन इस साइड पे 1 ऑक्सीजन के साथ था, दूसरी साइड पे 2 ऑक्सीजन के उसने एक ऑक्सीजन को ऐड किया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आप पूछ रहे थे कि कंपाउंड में किस तरह से होती है, इस तरह से कंपाउंड में कि कार्बन यानी आयरन था, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच थी, उसने आयरन को ऑक्साइड बनाया हुआ, उसने सिंपल आयरन में कन्वर्ट। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। ये यही रिएक्शन उन्होंने यहाँ पर दिया बैलेंस करके। विद सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन इज लूजिंग ऑक्सीजन विद सब्सटेंसेस या निक्सोसिस। कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को कीप कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है।
और इसी के साथ ही Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लॉस कर रही है और वो आयरन में बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रिडक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट। हमने क्या डिस्कस करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करना है, बट हम यहाँ ऑक्सीजन की नहीं, हम यहाँ हाइड्रोजन पे बात। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन लॉस होता है एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। और जो रिडक्शन है वो आपके पास गेन ऑफ हाइड्रोजन है, कि अगर हाइड्रोजन लॉस हो रही है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन ये तो हम कहेंगे कि वो रिडक्शन। इसी तरह ली C2H2, उसका कम फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। एसिटाइलीन, अ कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग अटैच्ड टू अनदर कार्बन। ऑफ कोर्स कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो दोनों साइड पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये एसिटाइल, इसको C2H2 भी हम मेंशन कर रहे हैं। एसिटाइलीन इज कमर्शियली यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। एसिटाइलीन से हमसे किस तरह से यूज करते हैं, हमने मेटल्स को यानी वेल्डिंग पर्पस के लिए हमारे पास एसिटाइलीन यूज होती है, कटिंग एंड वेल्डिंग के लिए। व्हेन एसिटाइल बर्न्स, व्हेन एसिटाइलीन बर्न्स, जब एसिटाइलीन बनती है, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हॉट फ्लेम। ये बहुत ही ज्यादा हॉट फ्लेम बनाती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइल। आपने अक्सर वेडिंग के शॉप्स पे देखा होगा कि वो जो वेडिंग कर रहे होते हैं, जो डिवाइस होती है उनके हाथ में, उनसे एक रेजर टाइम ऑफ लेजर, एक बहुत कप पे जो शुआएं होती हैं, हॉट होती है, वो हॉट फ्लेम होता है, वो निकल, वो इन्हीं कंपाउंड का मिलकर बनता है। उसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है कि आपके पास ये जो एसिटाइलीन है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। आपके पास सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वाटर बनती है। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये आपके पास कार्बन है और ये आपके पास कार्बन है। यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पे बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पे बात कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन है आपके पास, कार्बन ने क्या किया है, अपना हाइड्रोजन लॉस इस साइड पे इसके पास है, ऑन द नेक्स्ट साइड इट हैज। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो रही है, लॉस हो रही है, सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन सिंपल है, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, तो ये आपके पास रिडक्शन कहलाएगा। तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब एक कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, या हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, या ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो हम उसको चाहते सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये जो सारे तीन में एक ही रिएक्शन है, और उसमें मैंने आपको बताया कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है और एक ही केमिकल है, तो बेसिकली इसको हम कहेंगे रिडॉक्स। जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये रिडॉक्स रिएक्शंस में आपके पास आएगा। Which substance is losing hydrogen? किस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन को लॉस किया? Which substance is gaining hydrogen? किस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन को गेन किया? हम दोनों से आइडेंटिफाई करते, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से आइडेंटिफाई। एक चीज है जैसे कार्बन है, वो रिएक्टेंट साइड पर है, उसके साथ क्या अटैच है, वही कार्बन अगर प्रोडक्ट साइड पर चली गई है तो उसके साथ क्या अटैच है। इन दोनों को देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे और फिर हम बताएंगे कि पहले उसके पास कार्बन थी, पहले उसके पास हाइड्रोजन थी, बाद में हाइड्रोजन नहीं थी, या उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी और के साथ, लेकिन वो अलग बात। पहले हाइड्रोजन थी, उसके बाद नहीं थी, तो ये आपके पास क्या हुआ, उसने अपनी हाइड्रोजन को लॉस कर दिया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, तो कार्बन ने ऑक्सीडाइजेशन परफॉर्म। हम ना तो सिर्फ रिएक्टेंट से उसको करते हैं और ना ही सिर्फ प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, बट हम क्या बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं। हम क्या अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं।
ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन। अब हमारे पास रिएक्शन है TuO प्लस Zn प्लस Cu। अब इसमें ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो है आपके पास, ये तो एटम्स थे ना, जब ये जो एटम्स लॉस हुए गेन हुए तो हमें पता लग गया कि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है इसके साथ नहीं है, तो वो हमें देखने से ही पता लगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमें कैसे पता लगने लगेगा कि इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है या गेन हुआ है? हमारे पास जो हम चीज यूज करेंगे वो हम चार्ज, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास सोडियम है और Na पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो रही है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज से आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसी तरह अब आपके पास क्लोरीन है और वो क्लोरीन नेगेटिव पे जा रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चार्जेस से आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस। TuO प्लस Zn combines to form Cu प्लस Zn। अब आप हमें कैसे पता लगेगा कि चार्ज हुआ या नहीं हुआ? जो भी सबसे पहला कुछ रूल्स हैं आपके पास, फिर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर, फिर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Na पॉजिटिव बन गया। फिर आपके पास क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Na पॉजिटिव। लेट्स से मैं आपको ये ना, मैं आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ना दूं, मैं आपको एक साथ ही NaCl दे दूं, मैं आपको इनके आयंस ना दूं, मैं आपको ना तो बताऊं कि Na जो है वो पहले Na पॉजिटिव में गया है, जो Cl है वो पहले Cl नेगेटिव में गया है। मैं सिंपली आपको NaCl दे दूं और मैं कहूँ मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन का किस में लॉस हुआ है और किस में गेन हुआ है। ऑफ कोर्स जब आप इनको पढ़ोगे तो ये जो Na है ये पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl नेगेटिव। चार्जेस इस पे वैसे के वैसे ही होंगे, बट अब मैंने क्या किया, इन कंपाउंड को कंबाइन करके बॉन्ड बना के आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में लिख दिया है। अब बात वही की वही है, फर्क क्या है मैंने इसको, अब भी आप मुझे एक कहोगे कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यही चीज आप इधर अप्लाई कि CuO पहले तो आपके पास जिंक ऑक्साइड था और जो आयरन ऑक्साइड था, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड। अब ये जो आपके पास जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे देखो आप, अब ये जो रिएक्शन हुआ है ना, अब जो जिंक ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड। आयंस कैसे कैसे बनेंगे, यहाँ -2 और +2। इसी तरह जिंक में भी आपके पास +2 और -2। उसी NaCl की तरह आप इसको यूं भी लिख सकते हो, Cu2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, लेकिन उन्होंने इस तरह लिखने के बजाय आपको कंपाउंड के फॉर्म में ही दे दिया। तो अब जब मैंने ऑक्सीजन को देखा तो वो तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। तो O नेगेटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, तरह Cu Zn2 पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि उन्होंने आपको आयनिक आयंस नहीं देते हैं, मैं प्रॉपर बात करूँ तो वो आपको आयंस नहीं देते हैं, वो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव और O-2 वो आपको नहीं देते, वो आपको कंबाइन करके एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड देगा और आपने उसमें से जो आयंस उनके बने हुए हैं वो आपने कुछ, आप यहाँ तक खो गया। अब आ गया कोई भी एक चीज अगर कॉमन फॉर्म में है यानी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है तो उसका हमेशा 0 होता, उसकी ऑक्सीडेशन, उसके पास आयन जो न्यूट्रल है ना, ये दोनों न्यूट्रल हैं, इसको मैंने कहा कि ये 0, ये इनकी मैंने इनके जो चार्ज थे वो मैंने ऊपर मेंशन। अब मैं देखूंगी कि चार्ज किस किस तरह से चेंज हो। जो कॉपर था वो पहले +2 था फिर 0, यानी पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम थे लेकिन फिर बाद में वो न्यूट्रल हो। क्या मतलब है इस बात?
कि पहले तो पॉजिटिव था फिर जीरो हो गया। इस बात का क्या मतलब है कि पहले उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब वो न्यूट्रल हो गया, मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो क्या कहलाता है? रिडक्शन। सिमिलरली आप देखो आपके पास जिंक है, वो O था, पहले न्यूट्रल था और फिर इसमें पहले वो न्यूट्रल था फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए क्योंकि इसमें +2 चार्ज हो गया। जब वो +2 चार्ज हुआ उसमें, तो अब आपके पास क्या हुआ है? ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, पहले वो न्यूट्रल था, बाद में उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया एंड देन उसके ऊपर +2 चार्ज आ। अब ये हमें पता लग गया कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो। कॉपर ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड आर बोथ आर द आयनिक कंपाउंड। कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं। वी राइट दिस इक्वेशन एज द आयनिक इक्वेशन। अब इसको आप दोबारा आयनिक इक्वेशन में भी लिख सकते हो, यानी इसके आयंस को सेपरेट करके, और ऑक्सीडाइज आयन को अगर आप फ्रक्टेटेड आयंस के तौर पे लिखोगे तो ये आपके पास नहीं आ जाएगा। अब नाउ Cu2 पॉजिटिव आर गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C। ये जो CO2 पॉजिटिव है, ये Cu2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +2 to 0। तो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से 0 पे होगी। एंड द कॉपर है अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जो कॉपर है वो ऑक्सीडेशन, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to +2। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है जिंक की वो बढ़ रही है, वो 0 से +2 हो गई है, तो हम इसको कहेंगे उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो वो ऑक्सीडेशन। ये एग्जांपल है आपके पास। आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन। हमने सबसे पहले क्या करना है? उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे बात नहीं करनी, हमने क्या करना है कि या तो ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन पे ट्रांसफर। अब आप सिंपली रिएक्शन आपके सामने है, अब मैं देखूंगी कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसको एनालाइज आपने किस तरह से करना है। ये कार्बन है, कार्बन इस ऑक्सीजन है, उधर जा, तो कार्बन CH4 है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो कार्बन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन लॉस हो रही है, दूसरा वो ऑक्सीजन को गेन कर। तो ऑफ कोर्स ये दोनों स्टेप्स ही किसके हैं? ऑक्सीडेशन के हैं। तो ऑक्सीडेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? कार्बन। इस तरह से आपने एनालाइज करना है। So identify the substance that gains the oxygen or loss hydrogen. Since the carbon in the CH4 loses hydrogen atom, ये जो कार्बन है CH4 में वो हाइड्रोजन एटम को लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। Thus the carbon atom undergo oxidation. तो कार्बन एटम में ऑक्सीडेशन है। एट द सेम टाइम उसी तरह जब हमारे पास ऑक्सीजन है कंबाइंस विद द हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन आकर अटैच है to form water H2O, और इसमें आपके पास वाटर। द ऑक्सीजन एटम्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन एटम है उसमें ऑक्सीडेशन है। उसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आपने क्या करना है? एग्जांपल, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे बात। So we have Ca plus O2 combines to form CaO। सबसे पहले तो आप इनके चार्ट लिखो। जो कैल्शियम है वो सेपरेटली प्रेजेंट है, इट हैज 0। ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास, ऑक्सीजन के आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये भी 0। आप कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आकर आपने कंफ्यूजन है, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक का, और इनके आयंस कैसे बनते हैं? कैल्शियम के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, कैल्शियम पहले 0 था, फिर +2 हो गया, फिर ऑक्सीजन 0 था, फिर -2। +2 का मतलब है कि इसने लॉस किया, तो कैल्शियम में आपके पास क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन है
उसमें टू नेगेटिव साइंस गेन को इंडिकेट करते हैं। इसमें आपके पास रिडक्शन है। इस तरह से आपने इनकी ऑक्सीडेशन चार्जेस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखकर आपने बता देना। कैल्शियम बीइंग मेटल फॉर्म के टाइम बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम है वो मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और केटाइन बनाएगा। हाइड्रोजन बीइंग नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन, हाइड्रोजन आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास नॉन मेटल है तो वो एनाइन। इस तरह से आपने बता देना है कि कौन कौन किस तरह से कौन लॉस करे कौन गेन करे, और आपने दोनों तरह से उनको बता देना। हमने जब इलेक्ट्रॉन के लॉस पे बात की थी और जब हमने इलेक्ट्रॉन के गेन पे बात की थी, तो हमने उस पे क्या किया था, चार्ज लगाया। हमारे पास अगर सोडियम है इट वुड बी इन अ फॉर्म ऑफ +1, क्लोरीन है सो इट वुड बी फॉर्म ऑफ -1, इसी के साथ ऑक्सीजन है इट वुड बी फॉर्म ऑफ माइनस। ये सारे कंपाउंड्स आपके पास आ जाए। Na+1, Cl-1, ऑक्सीजन -2। मैंने कहा था कि ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो भी एलिमेंट के ऊपर उसके पास जो चार्जेस होते हैं, जो एक एलिमेंट के यानी एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये तो इस फॉर्म में है ना, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं तब भी तो ये ऐसे ही रहेंगे ना। लेट्स से कि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बना है। अब आप इनके ऊपर चार्जेस तो वही है ना, आयनिक कंपाउंड में चार्जेस तो वही रहेंगे ना, लेकिन बाद में उन्होंने कंपाउंड बना दिया, वो आपस में अटैच हो गए, चार्जेस आपस में कैंसिल हो गए तो वो न्यूट्रल बन गया, तभी हमने नहीं। अदरवाइज चार्जेस वैसे ही हैं। जैसे आपके पास HCl, Ha पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बट मैं इस तरह लिख दूं HCl और उसमें लिखूं कि हमारे पास हाइड्रोजन +1 है और Cl नेगेटिव है, तो ये आपके पास ये भी तो वैसे ही है ना, आयनिक कंपाउंड है, लाइक कोवेलेंट कंपाउंड है, +1 -1 वो आपके पास आ जाए। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स, एक जैसे कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है और जैसे ये आपका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके पास एटम्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स पे जो चार्ज प्रेजेंट है, हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर is defined as the number of charge, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज, the number of charges an atom will be in a molecule of a compound। कि एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल के, एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स के ऊपर क्या चार्ज है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम है। The elements show an increase in oxidation number are oxidized. The elements that show a decrease in oxidation number are called reduced. Do you think HCl is oxidized and Cl is reduced? Let we have a comparison take. Oxidation means gain of electron, loss of hydrogen, loss of electron, and increase in oxidation number. Reduction means the loss of oxygen, gain of hydrogen, gain of electron, and decrease in the oxidation. Oxidation and reduction. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो आपको पता लग, एक एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उस चार्ज पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के तहत हम एटम्स के ऊपर, उन रूल्स के तहत हम उन एटम्स के ऊपर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी असाइन कर रहे हैं, जब वो मॉलिक्यूलर स्टेट। अब पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं। पहला रूल, द रूल नंबर 1, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अनकम्बाइंड एटम, द ऑक्सीडेशन स्टेट of any uncombined atom, कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है कोई भी अनकम्बाइंड एटम। अनकम्बाइंड एटम मीन्स कि वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, और द फ्री एलिमेंट्स, या आपके पास कोई फ्री एलिमेंट्स है, वो हमेशा 0 होगी। जैसे आपके पास सोडियम है, यानी मैं आपको ये रिएक्शन देती हूँ, Na + Cl
gives us NaCl. अब मुझे बताएं कि ऑक्सीजन स्टेट, ये इसके तो बाद में हम देखेंगे ना कि जब वो मॉलिक्यूल में, अभी हम बात कर रहे हैं कि जब वो अनकम्बाइंड फॉर्म में है, ये फ्री एलिमेंट है, ये किसी के साथ भी कंबाइंड नहीं है। ये क्या है? फ्री एलिमेंट है, ये किसी के साथ भी कंबाइंड नहीं है। उसके अलावा तो ये आपका जीरो स्टेट है। क्लोरीन है, ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, ये भी जीरो स्टेट। हर वो चीज जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, वो फ्री प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि वो जीरो स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, अब यहाँ पे जिंक के साथ कुछ नहीं है, जिंक के साथ हम जो मर्जी लगा सकते हैं, जिंक के साथ हम ऑक्सीजन या कुछ भी लगा सकते हैं। हमारे पास सोडियम है, हाइड्रोजन है, H2 SnS2 इज जीरो। ये सारे के सारे आपके पास जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाले एग्जाम्पल में भी आप देखो, तो जब मैंने कल इस पे बात की थी, यहाँ पे कैल्शियम, ये किसी के साथ अटैच नहीं है, तो कैल्शियम के ऊपर जीरो होगा। इधर भी कैल्शियम के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये किसी के साथ अटैच या कंबाइंड नहीं है। तो हर वो चीज जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच या कंबाइंड नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट की जीरो। हाँ, वो अपने आप के साथ हो सकती है, तब भी उसकी जीरो हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना, O2, Cl2, S2, S4, N2, ये तो सारे मॉलिक्यूल्स है, इन सब की जीरो है ऑक्सीडेशन। मैंने कहा कि वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगी, लेकिन वो अपने साथ हो सकते हैं और तब भी उनकी जीरो है। जब वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं होंगे, तब भी उनकी जीरो है। लेकिन अगर वो दो एक जैसी एटम की, यानी O2 बन रहा है, Cl2 बन रहा है, N2 बनता है, S4 बनता है, ये जो भी सारी चीजें बन रही हैं, इन सब की भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर जहां पर भी आपको नजर आ जाए, चाहे एक रिएक्शन के अंदर नजर आ जाए, जहां मर्जी वो रिएक्शन नजर आ जाए, वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही रहती है। लेकिन जब हम आयंस की बात करते हैं, Na पॉजिटिव है, Cl2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, तो जब हम आयंस की बात करते हैं और आयन के ऊपर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम उसी को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। कि अगर आपके पास कोई आयन है और उसके ऊपर चार्ज है, जैसे कि इसके ऊपर सब आयंस के ऊपर चार्ज होते हैं, ये पहला रूल हो गया। ये सेकंड रूल क्या कहता है कि आपके पास जो आयंस हैं, आयंस तो प्रेजेंट होते हैं, Mg2 पॉजिटिव, जैसे कि Zn2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव 1, अब नेगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं, O नेगेटिव 2, Cl नेगेटिव 1, ये सारे के सारे आयंस हैं और इन आयंस के ऊपर अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उस हिसाब से कि ये गेन करें या लॉस करें। हम इन्हीं चार्जेस को ही ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अगर कोई आयन प्रेजेंट है और उस आयन के ऊपर चार्ज है, अगर कोई आयन प्रेजेंट है और उस आयन के ऊपर चार्ज है, तो वो चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे एक रिएक्शन हमने कल पढ़ा था कैल्शियम का, जिसमें कैल्शियम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। यानी कैल्शियम था, फिर उसने कैल्शियम पॉजिटिव 2 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए। आप यहाँ पर आपका पहला रूल अप्लाई हो कि ये अनकम्बाइंड है, किसी और के साथ अटैच नहीं है, तो ये आपके पास जीरो आए। यहाँ पर आपका दूसरा रूल अप्लाई, ये आयन है, इस आयन के ऊपर चार्ज है, इस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, जो उसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको और पंगे नहीं लेने, आपको और कुछ नहीं करना, एक आयन के ऊपर चार्ज है, वो चार्ज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रूल नंबर 3, इन अ कॉम्प्लेक्स आयन, कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन है, जैसे कि CO3 negative, the sum of oxidation state of an atom is equal to the charge of the ions. Sum of oxidation state of an atom is equal to the charge of. अच्छा, ये बात करने से पहले एक और बात पहले, पर भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड है कोई भी,
अगर आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई भी आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसमें जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात, ये कंपाउंड है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखें तो Na की पॉजिटिव 1 है, Cl की नेगेटिव। न्यूट्रल कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अगर हम सम लेंगे तो वो 0 ही रहेगा और 0 ही आना है, क्योंकि विद न्यूट्रल कंपाउंड वो उनकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सामने आ रही है, अगर हम उनको प्लस करेंगे तो वो 0 होगा। जैसे कि H2S, अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, लेकिन हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है, 2, और सल्फर की कितनी है, -2। सो +2 and -2 इक्वल्स टू 0 हो जाए। ये बात हम कर रहे हैं न्यूट्रल कंपाउंड, जो आपके चार्जेस, जिनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट नहीं हो। लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड। आपके पास HCl है, आपके पास वाटर है, आपके पास अमोनिया है, आपके पास कोई भी एग्जांपल आप ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स। अब क्या होगा कि जब मैं एक एक एलिमेंट की न्यूट्रल कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स के ऊपर कुछ चार्ज, जैसे न्यूट्रल एटम होता है ना, जैसे सोडियम है, तो मैं जैसे आपके पास ये सोडियम, ठीक है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज, ये सोडियम +1 है, अब ये न्यूट्रल नहीं है, अब इसके ऊपर चार्ज, न्यूट्रल का मतलब होता है 0। इसी तरह आपके पास कंपाउंड है H2, अब ये न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैं इसी पूरे कंपाउंड H2S -2 मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो ये मेरे पास अब न्यूट्रल कंपाउंड नहीं रहे। जिस तरह अब ये मेरे पास न्यूट्रल एटम नहीं है, ये चार्ज है, इसी तरह मेरे पास कंपाउंड भी है, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज कंपाउंड। अब बात समझ आ गई कि न्यूट्रल कंपाउंड में भी ऐसा होता है कि वो भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के टाइम्स बनाते हैं, तो उनमें जो है वो अगर वो न्यूट्रल होंगे तो मतलब 0 चार्ज है तो वो न्यूट्रल होंगे, अगर तो वो चार्ज प्रेजेंट तो हम कहते हैं कि वो चार्ज। एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल में ऑफ कोर्स न्यूट्रल कंपाउंड्स तो न्यूट्रल है, लेकिन वो बना तो चार्जेस से मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि HCl का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, सबसे पहले तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आप तमाम एटम्स के भी प्लस कर लोगे, अपने एंड पे रिजल्ट आपको 0 आना। कैसे? मैं हाइड्रोजन का निकालती हूँ +1, क्लोरीन का नेगेटिव, +1 -1 0 हो गया। हम वाटर पे बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन 2 है लेकिन उसका 1, सो +2 and -2 एट द एंड 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और लेकिन हाइड्रोजन का +1, तो ये +3 हो गया हाइड्रोजन का और -3 हो गया नाइट्रोजन का। तो ये आपके पास कंपाउंड्स आ गए। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पे बात कर लेते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, लाइक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा कि न्यूट्रल कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड आप लेंगे, जब आप कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड लेंगे तो उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या आप एटम कह लें, उनकी तादाद इक्वल आनी चाहिए आइन। जैसे फॉर एग्जांपल H2S-, ये पूरा कंपाउंड है और ये लाइन आपने एस के ऊपर नहीं कंसीडर करना, ये पूरे कंपाउंड के ऊपर आई। वही तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि सारे कंपाउंड्स न्यूट्रल नहीं होते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड है, जैसे NH4 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव। अब आपने ये नहीं समझना और ये गलती नहीं करनी कि जो -2 है ये सिर्फ सल्फर पे है, ये पॉजिटिव 1 है वो नहीं, ये कंपाउंड के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको दे दूं और मैं आपको कहूं कि अगर तो उसके ऊपर चार्ज है,
आपको कैसे पता लगेगा कि वो न्यूट्रल है या नहीं? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। आपको समझ नहीं आ रही? लाइक मैं आपका H2S, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, मतलब ये न्यूट्रल। ये जो मैंने पर्पल में लिखा है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड है। इसी के साथ का जो ऊपर कंपाउंड है उसे मैंने -2 ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, कि आयनिक कंपाउंड है जिसके आयंस, ठीक है। आपको चार्ज से पता लग जाएगा, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल NH3 है, मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज बनाया और मैंने कहा कि ये पॉजिटिव वन है, नेगेटिव वन है, नहीं, तो ये न्यूट्रल है। और जब मैंने अमोनिया NH4 पॉजिटिव बनाया तो मुझे पता लग गया कि भाई ये तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये तो भाई अब आयन न्यूट्रल कंपाउंड तो नहीं है, ये तो इसके ऊपर तो आयन है, चार्ज है। बात समझ आ गई? H2S, ठीक है। अब आपके पास ये H2S है, और सॉरी H2S नेगेटिव। एक कंपाउंड है जो कि अब आयोनिक नहीं है, एक कंपाउंड है जो कि अब आयोनिक न्यूट्रल नहीं है, उसमें आयन। आप इन सब की, इनमें जो एटम्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ले, आप इनमें जो एटम्स है आप क्या कर रहे हो, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हो। इनमें जो एटम्स हैं आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हो, तो वो अब 0 के इक्वल नहीं करो, आपको -2 के इक्वल करो। जैसे 2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगी, लाइक सल्फर के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल टू अब -2 आई। ये H2S -2 है। साथ ही फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास H2S का न्यूट्रल कंपाउंड, तो उसमें जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगी तो वो 0 आनी चाहिए। इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगी तो वो 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड, जबकि जो ऊपर वाला कंपाउंड है मेरे पास एटम्स हैं, अगर मैं एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करूंगी तो वो मेरे पास -2 आनी चाहिए, जो उसका आयन या उसके ऊपर चार्ज है। अब आप यहाँ पे देखो, पॉइंट नंबर 3, इन अ कॉम्प्लेक्स आयन the sum of the oxidation state of an atom is equal to the charge on their atom। कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, एक ऐसा आयन जो कि 2-3 एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर आयन है, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम होगा वो इक्वल होगा, उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम वो इक्वल होगा चार्ज ऑन आयन चार्ज के। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब डिस्कस करते हैं कि आपके पास SO3 नेगेटिव है। अब मैंने क्या करना है, इन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जितने एटम्स को प्रेजेंट उसे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वल टू -2। लेकिन मैं साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बता देती हूँ, तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आयंस आपने इस तरह करने के, अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड है उसमें जितनी भी एटम्स आपके पास हैं आप उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करके, एक एटम है उसमें जितने भी आपके पास कंपाउंड है हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करते हैं तो वो 0 है। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करेंगे तो वो -2, लाइक -2 मीनिंग सॉरी, जो आयन्स होंगे वो इन अ कॉम्प्लेक्स आयन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन अ कॉम्प्लेक्स आयन, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एटम्स की वो इक्वल टू है आयन्स जो उसके ऊपर चार्ज। इन CO3 नेगेटिव द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, आपने कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट और 3 ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टेट को करोगे तो वो -2 आएगा।
इसी तरह जो NH4 पॉजिटिव आयन है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की और 4 हाइड्रोजन एटम की, इन दोनों की मिलाकर आपके पास आएगा पॉजिटिव वन। चौथा वही पॉइंट है जो मैंने न्यूट्रल वाला आपको बताया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज काउंटेड सेपरेटली। जब आप एक मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम, उन दोनों का अगर आप सेपरेटली काउंट करोगे एंड देयर अलजेब्रिक सम इज 0, उनका जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होगा। HCl में द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इज 0। अगर आपके पास HCl है, आप यहाँ पे कोई आएंगे उसमें मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का अगर मैं प्लस करूंगी तो वो 0 आना चाहिए। सिमिलरली मेरे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो वो उन दोनों का 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स हैं कुछ ग्रुप्स के साथ, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही आएगी। उसमें सोडियम लिथियम सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम ब्रोमियम लिथियम सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम एंड ट्रांस। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ग्रुप 2A के जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर इसी के साथ अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो उसकी +1 है। लेकिन मेटल हाइड्राइड का मतलब कि आपके पास मेटल्स हैं, जैसे कि मेटल हाइड्राइड में आपके पास मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच, कोई भी मेटल है उसमें हाइड्रोजन साथ, कैल्शियम है और इसमें हाइड्रोजन साथ, ये सारे के सारे, तब आपके पास जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट है वो -। ग्रुप 7A की ऑक्सीजन स्टेट -1 है और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -2। पर ऑक्साइड और OO2, पर ऑक्साइड के एक एग्जांपल दो H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस तरह के कंपाउंड्स है। तब वहां उसके अलावा एक्सेप्ट का मतलब है अलावा, NO2 उसका मतलब है अलावा। ये इस टेबल में उन्होंने आपको वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी हैं जो कि कॉमन है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक कंपाउंड में और है तो दूसरे में और हो, वो भी प्रेजेंट, हम उनको नहीं देखेंगे। ये जो परमानेंट है हम इनको याद कर लेंगे और फिर इस हिसाब से हम बाकी एलिमेंट्स की निकालते रहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही, नो डिफरेंस इन बिटवीन द टू। यहाँ पे आप जो उसमें एग्जांपल्स है आपके पास डेफिनेशन में ही उन्होंने ये बात बता दी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, और का मतलब है ये दोनों एक ही चीज, नो डिफरेंस बिटवीन द मोनोएटॉमिक आयंस एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं और हम कहते हैं मोनोएटॉमिक आयंस का क्या मतलब है कि एक ही आयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन, अच्छा नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए। मोनो मीन्स मोनोएटॉमिक में अगर हम बात करें, एंड एटॉमिक मीन्स एट, और अगर आयन यानी एक ऐसा आयन जिसमें एक ही एटम, Na पॉजिटिव जैसे कि Cl नेगेटिव, इस तरह के बहुत सारे हैं जिनमें एक ही एटम। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन, अगर आपके पास कोई मोनोएटॉमिक आयन है, इज इक्वल टू इट्स चार्ज, वो उसके चार्ज के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इसको आप पॉजिटिव कर ले, इज फॉर्म्ड आफ्टर अ सोडियम एटम, कि आपके पास Na positive is formed after the sodium atom has lost 1 electron to gain a positive ion charge. So its oxidation number is +1 और उसकी जो oxidation number है वो +1. Similarly, a chlorine atom forms a Cl negative ion after getting 1 electron to obtain -1 charge.
क्या बात हो रही थी कि अगर आपके पास Na पॉजिटिव है वो बनता है एक सोडियम एटम में और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उसमें +1 चार्ज, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1। Similarly, a chlorine atom forms a Cl negative ion after getting 1 electron to obtain a -1 charge। उसके बाद क्लोरीन नेगेटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करता है और -1 चार्ज। सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम की वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि लॉस्ट और गेन हो। Because a monatomic ion is formed by the gain or loss of the electron from a single atom। ये मोनोएटॉमिक आयन आपके पास बनता है जब आपके पास एक ही सिंगल एटम से गेन या लॉस हो। इट्स चार्ज टू इट्स इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, उसका जो चार्ज है वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है। अब पॉलीएटॉमिक आयन एक ऐसा आयन जिसमें बहुत सारे मल्टीपल एटम्स हैं। In a polyatomic ion, the sum of the oxidation number of all the atoms is equal to the charge only। कि पॉलीएटॉमिक अगर आपके पास आयन है तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है जितने भी एटम्स का वही जो उसके ऊपर चार्ज है। जैसे कि हम कार्बोनाइल पर बात कर रहे थे, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर +4 and -4 रिस्पेक्ट। The sum of the oxidation number of one carbon atom with 3 oxygen atom would be +1 +4। और आप ये मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन है, एक ऐसा आयन जिसमें काफी है CO3 माइनस। अब आपने मैंने क्या करना है, मैंने कार्बन की यानी ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है और मैं अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट ले, कार्बन की मेरे पास +4 है, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी या किसी से नहीं। फिर आपके पास ऑक्सीजन -2 है और वो 3। अब मैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को करती हूँ तो वो इक्वल टू मेरे पास -2 ही आना चाहिए और ये मेरे पास -2 इक्वल्स टू -। ठीक है, उसके बाद है डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स इन अ कंपाउंड। कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं एक एटम की कंपाउंड। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। अब जो सारे रूल्स आपने पढ़े थे, अब हम क्या करेंगे, उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है K2Cr2O7। सबसे पहला वो आपको क्या कह रहे हैं, आपने बताना है K2Cr2O7 और वो स्पेशली आपसे कह रहे हैं कि क्रोमियम की आपने इसमें ऑक्सीडेशन को बताना है। तो कैसे होगा आपके पास, अब आप सबसे पहले से टेबल देखोगे, ये टेबल आपने याद रखना। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की -2। ये बात कंफर्म है, ये सब पे अप्लाई। पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी +1। सो आई हैव +1 और ये 2 पोटाशियम प्रेजेंट है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई। क्रोमियम की नहीं पता, मैं इसको अज्यूम कर लेती हूँ, लाइक मैं कह दूंगी कि यहाँ पे x है, लेकिन उस x को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगी क्योंकि 2 क्रोमियम। उसके बाद मेरे पास 7 और ऑक्सीजन की कितनी है, -2 और ये सारा इक्वल्स टू 0 मेरे पास आएगा। मुझे 0 कैसे पता लगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मुझे देखने से ही पता कर। अब ये इक्वेशन मैंने बना दी, अब आपने इनको सॉल्व कर। +2 + 2x -14 इक्वल्स टू 0। 2x -14 आपके पास क्या आएगा, 2x -14 एंड +2, तो ये आपके पास बनेगा -14 + 2, तो ये -12 बन जाएगा। 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/2 एंड x इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आंसर। ये पहले एग्जांपल हमने आपको दे। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में बोरिक एसिड पे बात कर रहे हैं। H3BO3 इज यूज्ड इन एन आई वॉश। ये जो आपके पास ड्रॉप्स होती है और आई वॉश होती है, इनमें आपके पास बोरिक एसिड आ H3BO3। ठीक है,
इसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बोरोन की बताएं, आपने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है बोर। पहले तो आपने इक्वेशन लिख ली। 3 हाइड्रोजन की फिक्स है +1, मैं बोरोन की जगह पे x लिख देती हूँ, कोई भी डिजिट आप लिख। उसके बाद ऑक्सीजन के -2 है तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एट द एंड वो न्यूट्रल कंपाउंड है तो वो 0, x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। और हाँ, आपने साइन जरूर लिखनी। ऑफ कोर्स कि अगर आप कोई साइन ना लिखो तो आपको पता लग जाता है कि ये +3 है या -3, बट यहाँ पे साइंस लगाना बहुत जरूरी है। आपने बताना है प्लस नेगेटिव, अगर प्लस है तो आप प्लस लगाओगे और अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब वो आपसे कार्बोनेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं। अब वो आपको आयंस से पूछ रहे हैं, CO3 2 नेगेटिव। तो अब मैं अगर कार्बन की और ऑक्सीजन की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करूंगी तो वो मेरे पास 0 नहीं बल्कि -2। तो x - 3 to 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 6, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 आ जाए। इसी तरह ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आपकी असेसमेंट की, कैन डू द प्रैक्टिस एज वेल। इसमें आपके पास पहला कौन सा कंपाउंड है, SO4 -2। इसमें से सल्फर की निकालनी है। पहले तो मैं सल्फर की, या मैं सिंपल आप x लिख दो या आप सिंपल वो डिजिट भी लिख सकते हो, वो ज्यादा बेहतर है ताकि आपको याद आए। S + 4 - 2 इज इक्वल टू -2। तो S प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू -, S इज इक्वल टू -2 + 8। ये सिंपल आप पे जाके मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। S इज इक्वल टू 6 और +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। तो इसमें आपके पास आप सल्फर लिखोगे +4 - 2 इक्वल्स टू -3 - 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू -3, P इज इक्वल टू -3 + 8 एंड P इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कि आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, उसका आप फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं। टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कि आप क्या कर रहे हो, कि हम क्या करें कि आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, कि आपके पास एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है फ्रॉम द आयनिक चार्जेस। आयनिक चार्जेस किस तरह से, जिन चार्जेस से वो मिलकर बना है ना, ऑफ कोर्स कि आयनिक कंपाउंड आयनिक चार्जेस से मिलकर बना है। Determine the formula for an ionic compound from the ionic charges and the oxidation number of the constituent ions. You must determine the simplest whole number ratio of the cation, positively charged ions or the negative charge that results in a neutral compound. ये बात हम पहले कर चुके। इसमें आपके पास कोई भी दो चार्जेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन आपके पास। सबसे पहले तो आपने ये डिटरमाइन करना है इनकी होल नंबर रेशो क्या, इनकी होल नंबर रेशो क्या है। तो ऑफ कोर्स कि हमने न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों सेम हो। अब पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव भी आपके पास 2 ही होगा, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं क्लोरीन के साथ 2 लगा, मेरे पास Mg2 पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव आपके पास 2 है। ये आपने होल नंबर रेशो निकाल। जैसे फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम की कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल तो आप कर लोगे। जैसे एल्यूमिनियम का +3 एंड ऑक्सीजन का -2। मुझे क्या करना है, ये दोनों चार्ज बराबर चाहिए, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब मुझे तो चार्ज बराबर चाहिए,
सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे होल नंबर रेशो दे, मैंने क्या किया, मैंने चार्ज बराबर किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 +6, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 और -6 आपके पास इक्वल हो जाएगा। अब मुझे पता लग गया कि कौन कौन से आयन कितने कितने आपस में कंबाइन होंगे, कौन कौन से आयन कितने कितने आपस में कंबाइन होंगे, और आपस में आप क्या करोगे, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। एट द एंड आपका कंपाउंड न्यूट्रल आना चाहिए। तो यही बात आपको फर्स्ट में बता रहे हैं। टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कि आप क्या कर रहे हो, किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दे रहे हो फ्रॉम द आयनिक चार्जेस। आप किसी आयनिक चार्जेस से, ये नीचे चार्जेस नहीं है, जो चार्जेस तो आपस में मिलकर कंबाइन हो रहे हैं, उनमें आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला ले। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यू मस्ट डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस दैट रिजल्ट्स इन द न्यूट्रल कंपाउंड। आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालोगे केटाइन की और एनाइन की, जो कि आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड्स बनाएंगे। अब मुझे पता लग गया कि अगर क्लोरीन और मैग्नीशियम आपस में मिलेंगे तो वो एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो वो न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के केस में पास, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के केस में आपके पास क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, तो एट द एंड आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो आयनिक कंपाउंड्स है वो एट द एंड आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीनिंग दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द केटाइन, आपके पास जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज है केटाइन का, वो नेगेटिव आयन के टोटल चार्ज के इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम सल्फेट। आइडेंटिफाई द आयंस इन देयर चार्जेस। हमने आयंस को और उनके चार्जेस को आइडेंटिफाई कर लिया। डिटरमाइन द चार्ज, ओके रिपोर्ट पे कर लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट पे। हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्या करना है, जब हमारे पास, अब ये तो आप सबको बात समझ आ गई कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ट्रांजिशन मेटल्स, कौन सी मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो उसमें जो दरमियान वाला बॉक्स था तो मैंने आपको कहा था ये ट्रांजिशन मेटल्स। हम उन्हीं मेटल्स की बात अब कर, उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक नहीं रहती, उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट रहती। नाउ अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आयरन है तो मैं आयरन में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 भी हो सकती है और +3 हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड। इसी तरह बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जैसे कि कॉपर है, कोबाल्ट है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो फिक्स नहीं होती, वो वेरिएबल होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, हमने अब आपके पास कोई कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल FeCl, इस तरह FeCl2 है और इसी के साथ ही FeCl3 है, ठीक है। ये कंपाउंड्स होते हैं और हर लाइक ये ऐसे भी थे, ये एक्सेप्शनल कंपाउंड है, ये दोनों बकायदा न्यूट्रल कंपाउंड्स और ये नेचुरली ही ऐसे। आई रिपीट, रोमन नंबर्स are used to indicate the oxidation states of elements in a compound. कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट है उन्हें हम रोमन नंबर से इंडिकेट करते हैं। When a metal exhibit variable का मतलब है बहुत ज्यादा, अलग, एक से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन इन अ कंपाउंड, जब आपके मैट कंपाउंड के अंदर जो मेटल है जो कि ट्रांजिशन मेटल है वो ऑक्सीडेशन उसकी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में आपके CuSO4 है तो वो आपका कॉपर, फिर आप ओके लेट मी राइट, इसमें सिंपल यही है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अच्छा सबसे पहले तो क्या है CuSO4, पहले तो आप लोग की अभी मुझे टास्क है कि मुझे यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताकर, कंपाउंड में ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो अब आपके पास
6 minus 2 4 जा 8 equals to 0. So x is equal to minus 2 equals to 0 and 2. यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 2. अब आप इसे लिखोगे कैसे? अब हमने बताना है, किसी पढ़ने वाले को ये बताना है कि कॉपर, इस कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? कॉपर. आप फिर रोमन नंबर्स डालोगे. मैं लिख दूंगी कैप, थोड़ा सा एक थोड़ी सी स्पेस, और देन आई राइट सल्फर. कि कॉपर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और साथ ही सल्फेट. ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, बस कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ज्यादा हो सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सोडियम है ना, तो आपको पता है कि ये प्लस, वो कहीं भी नजर आ जाए आपने कह देना कि वो प्लस. इसी तरह Cl नेगेटिव है तो वो आपको कहीं भी नजर आ गए तो आप कह दोगे कि वो Cl नेगेटिव, क्योंकि फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं. इसी तरह जो ये कंपाउंड्स हैं, इनमें जो कॉपर या जो मेटल है उनकी फिक्स नहीं. यानी यहाँ पे अगर +2 है तो कहीं पे +4 हो जाएगी, कहीं पे -2 हो जाएगी, कहीं पे कुछ और हो जाएगी. किसी और कंपाउंड में ये बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो हम क्या करते हैं, हम उनके नाम के साथ मेंशन करते हैं, हम रोमन नंबर्स लगा देते हैं. कॉपर, हम कॉपर सल्फेट भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन क्यों, हमने बताना था कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा. रोमन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रोमन बहुत पुरानी लैंग्वेज थी. तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जो लोग थे, लाइक आपने अक्सर देखा होगा, एक तो रोमन, ग्रीक, ये बहुत सारे आपको लगता है कि ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज. इसकी रीजन ये है कि ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस, यानी बहुत साल पुरानी. जब साइंटिस्ट ने शुरू में काम करना शुरू किया था तो उन्होंने इन लैंग्वेजेस में उन्होंने काम. तो रोमन नंबर्स बहुत पुराने नंबर्स है और एक्सेप्टेबल भी हैं. यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है वही चीज़ थी. इसी वजह से हम रोमन नंबर्स पर लिखते हैं ताकि एक्सेप्टेबल. अगर फॉर एग्जांपल जैसे इसी में अपना, अब आप रोमन नंबर्स में देख रहे हो, हम अगर उर्दू में देखेंगे, हम उर्दू में कोई बात करें, तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बात करोगे तो उनको नहीं समझ आएगी. इस तरह जो रोमन नंबर्स होते हैं वो हम लाइक साइंटिस्ट वही चीज ही एक्सेप्ट करते हैं जो वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. ठीक है, बात समझ आई. अब एग्जांपल्स आप देख लो. कॉपर सल्फेट है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एंड देन FeCl2 है तो उसमें आयरन 2 एंड देन क्लोर. FeCl3 में आयरन 3 एंड देन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के सारे, ऑक्सीडाइजिंग और साथ ही रिड्यूसिंग एजेंट के बारे. मैंने आपको कहा कि अब तो आपको पता लग गया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके पास? ऑक्सीडेशन. इसी के ऑपोजिट हाइड्रोजन का गेन होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, यह सारा कहलाता है रिडक्शन. लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही, कहीं पे भी ऑक्सीजन ऐड हो रही, वो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? वो ऑक्सीजन कौन दे रहा? वो जो एलिमेंट होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा ऑक्सीडेशन करवाने वाला. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA से लिखूंगी, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन करवाने वाला. कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एक हमने एग्जांपल की कल भी बात की, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Fe प्लस CO. यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. यहाँ पे हम साफ कहते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है. पहले एक ऑक्सीजन थी, अब 2 हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो. ये तो हो गया, समझ आ गई. ये ऑक्सीजन आ कहाँ से गई? ये ऑक्सीजन आ रही है इस कंपाउंड से. तो हम इसको कहेंगे, ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला है। एक एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, दूसरा एलिमेंट जो करवा रहा, तो वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात समझ आ रही है? और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद कौन सा प्रोसेस शो कर, उस पे खुद प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का। उससे जो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है के तौर पे काम कर रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है कि ऑक्सीडेशन हो, वो खुद कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है रिडक्शन। ये कंसेप्ट आपने पास रखना है, यानी ऑक्सीडेशन में तीनों प्रोसेसेस में आएगा, ऑक्सीजन के में भी, हाइड्रोजन में भी, और इलेक्ट्रॉन के केस में भी आप। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है दैट causes, जो वजह बनता है अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस की, टू ऑक्सीडाइज बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। अगर आप, ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो उस एजेंट से क्या करे, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो उस एजेंट से क्या करे, ऑक्सीड इलेक्ट्रॉन ले ले, हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है दैट causes another substance, जो वजह बनता है किसी दूसरे सब्सटेंस की, तो ऑक्सीडाइज, कि वो ऑक्सीडाइज हो सके बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, कि वो उससे एक इलेक्ट्रॉन ले। हम उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, तो सामने वाला लॉस करेगा, और अगर सामने वाला एलिमेंट लॉस करे तभी तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट themselves are reduced in a process. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस्ड हो, उन पे रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास O2, ऑक्सीजन, H2O2, क्लोरीन, पोटाशियम परमाणु, ये सारे वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम। इसी तरह आपके पास सेम कैटेगरी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की आएगी। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है दैट कॉज अनदर सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड, जो किसी दूसरे सब्सटेंस की वजह बनता है कि वो रिड्यूस हो सके बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, कि हम उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट। इट इज ऑफन कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं, बिकॉज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन के दौरान यहाँ से क्या होती है, आपके पास रिडक्शन के दौरान आपके पास क्या होती है, यहाँ पे सॉरी हम कहाँ पे थे, इट इज ऑफन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर, हम इसे इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं बिकॉज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डो। ऑफ कोर्स कि जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी सामने वाला गेन करेगा, और हम उसे कहेंगे रिडक्शन, और वो आपके पास एलिमेंट वो रिड्यूसिंग एजेंट। Examples of common reducing agents are hydrogen gas, metal hydride, carbon monoxide, and metals such as zinc and lead. In the reaction between sodium and a chlorine to form a sodium. Sodium is a reducing agent. Sodium आपके पास क्या है, reducing agent है. As it oxidizes, chlorine is an oxidizing agent as it reduces. हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो अब यहाँ पे सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर। तो अब आपके पास यहाँ पे सोडियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो आगे हमारे पास खुद ऑक्सीडाइज हो रहे। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं सामने वाले को रिड्यूस कर, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो सामने वाले की हेल्प करेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो। रिड्यूसिंग एजेंट
खुद रिड्यूस नहीं होते हैं, वो सामने वाले को हेल्प करते हैं कि वो रिड्यूस हो जाए। अब आगे हम आगे देखते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन। अब आपको कैसे पता लगेगा, ये तो आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ। Consider the following chemical reaction that takes place in a manufacture of Consider the following reaction that takes place in a manufacturing of steel. आप रिएक्शन लो जो कि हेल्प आउट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये रिएक्शन है आपके पास। अब हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई, वर्क आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। सिंपल, जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया वो मेंशन। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन क्या हो रही है, कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन एन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास कार्बन क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। जो आयरन है वो रिड्यूस्ड हो रही है, क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। द रिएक्टेंट O2 कंटेन्स द कार्बन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें कार्बन है, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। Fe2O3 जो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज द होल मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड। हम जब रिडक्शन पे बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एटम पे बात करते हैं। एटम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उस पर होती है, लेकिन आपके पास जो एजेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे होल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या होल फॉर्मूला, सिंगल एलिमेंट कभी भी हेल्प आउट नहीं करते। अब ये नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, आप कह सकते हो लास्ट टॉपिक आपका है क्रोइन। अब ये जो आपने सारा पढ़ा रिएक्शन, रिडक्शन, रिएक्शन, ये आप हवाई बातें नहीं है, ये बेसिकली आपके पास इन रियलिटी होती है। लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है, आपकी स्टील खराब होती है, मेटल खराब होती है, उसके पीछे ये सारे के सारे यही तो रिएक्शन है। आपकी गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रही है, कोई इक्विपमेंट चल रही है, और उसके साथ यही रिएक्शन है जो उनको रिस्पॉन्स। तो आपने ये नहीं समझना ये कोई हवाई बातें हैं, ये आपकी इन रियलिटी बात। सबसे पहला है क्रोइन। क्रोइन इज अ नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। नेचुरल है तो ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। नेचुरल का मतलब है खुद ब खुद होता है, इन्वायरमेंट की तरफ से होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और केमिकल यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दैट अकर्स, वो तब होता है मेटल रिएक्ट विद एनवायरनमेंट, जब मेटल इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करती है। और मैं अगर आपको हीट दूं तो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट, मेटल उस एयर के साथ रिएक्ट करती है, उस ऑक्सीजन के साथ react। तो क्या करती है, लाइक अब आगे देखोगे वो उसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होते हैं और नेचुरली परफॉर्म। सो वी हैव if क्रोइन इज अ नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्रोइन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स, जो होता है व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, जब मेटल अपने ही एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करे। लाइक आप मेटल को हवा में रख दोगे, खुले में रख दोगे तो वो रिएक्ट करेगा। इन दिस रिएक्शन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड मॉइस्चर इन दैट, और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करती है। क्रोइन कन्वर्ट्स रिफाइंड मैटर्स। क्रोइन क्या करती है, रिफाइंड मेटल्स जो आपके पास होती हैं, प्योर मेटल्स जो होते हैं, टू द मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स। मेटल, आप यहाँ पे ये कह लो कि मेटल की ऑक्सीडेशन, मेटल्स के साथ आकर ऑक्सीजन अटैच कर, मेटल्स के साथ आकर ऑक्सीजन अटैच करती है और इसमें स्टेबल मेटल ऑक्साइड बन जाता है। एंड इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द स्ट्रक्चर, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट। और इसके वजह से जो स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, आपको इसके जो जितनी भी गाड़ियां वो मेटल से मिलकर बनती है ना, तो वो सारा और इक्विपमेंट्स भी खराब हो जाते हैं।
होते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, यानी मेटल है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट, वो जो हवा की ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ आकर अटैच हो जाएगी, वो मेटल ऑक्साइड बना देगी, तो वहां पे क्लोरीन हो जाएगी। मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन इज द रस्ट ऑन आयरन, जो लोहे को जंग लग, मेटल तो कोई भी मेटल हो सकता है ना। अब हम स्पेसिफिकली लोहे की बात, ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर आयरन टू रस्ट, ऑक्सीजन एंड वाटर बहुत जरूरी है कि हमारे आयरन को रस्ट लगे, आयरन को जंग लगे। क्लोरीन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्लोरीन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अ रीजन ऑफ मेटल सरफेस, एक मेटल की सरफेस के ऊपर जो एक इलाका है, एक एरिया है, दैट हैज रिलेटिवली लेस मॉइस्चराइजर, जहां पर इतना मॉइस्चर नहीं होता, इतनी नमी नहीं होती, उसे हम एनोड के तौर पे कहा। विल आयरन ऑक्सीडाइज इन दिस रीजन, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, आयरन जो सॉलिड में होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अनदर रीजन ऑफ सरफेस, एक और रीजन जहां पर ज्यादा मॉइस्चराइजर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर मीन वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन है, वो क्या करते हैं कैथोड के तौर पर है। द इलेक्ट्रॉन रिलीज इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे वाटर है, ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और आयंस। दोबारा हम बात करते हैं कि मेटल के ऊपर ही एक रीजन होता है, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पे पढ़ा था, अब पता नहीं आपको वो याद है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एनोड और कैथोड, आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड यानी आपके पास ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, इनको हम अटैच करते हैं, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है लाइक उसके ऊपर हमारे पास, उसको हम एनोड ही बोलेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसको हम कैथोड ही बोलेंगे। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आयन बनते हैं, हमारे पास आयन बनते हैं, तो हमारे पास कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, पर कैथोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड के ऊपर होती है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होती है, जैसे अभी हमने देखा कि एनोड के ऊपर आयरन था, उसने आयरन आयन बनाया और साथ में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, ये होगी ऑक्सीडेशन। यही इलेक्ट्रॉन अब कैथोड के ऊपर जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, वहां पर वाटर है, वहां पर ऑक्सीजन है, वो इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो क्या बना देंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस बना देंगे, और यहाँ पर क्या होगी रिडक्शन। तो एनोड और कैथोड दो रीजन्स होते, या आप कह लें कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो एनोड पॉजिटिव है वो रिडक्शन कर परफॉर्म करता है, कैथोड नेगेटिव है और वो ऑक्सीडेशन। तो ये जो सिंपल आपके पास रिएक्शंस है इस तरह से। द आयरन आयन फॉर्म एट द एनोडिक रीजन्स, वो जो आयरन आयंस बनेंगे जो एनोडिक रीजन के पास जाएंगे तो द कैथोडिक रीजन। मेटल का एक सरफेस जो एनोड के तौर पे काम करेगा, मेटल का दूसरा सरफेस जो कैथोड के तौर पे काम करेगा। आयरन आयंस क्या करेंगे, एनोड रीजन से कैथोड रीजन की तरफ जाएंगे, जहां पर मॉइस्चर होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो कंपाउंड बना देंगे। अब आयरन पहले जैसा आयरन तो नहीं रहा ना, आई रिपीट, वो आयरन पहले जैसा आयरन तो नहीं रहा, उसने तो ऑक्साइड बना दिए हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि हम तंग लग गया। प्रोसेस समझ आ गया। क्रोयन इस वजह से होती है लाइक जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है, उसके साथ आकर ऑक्सीजन अटैच होगी, वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो ऑक्सीजन आएगी इन्वायरमेंट से।
आई रिपीट, आपके पास मेटल है और मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। वो कहाँ से ऑक्सीजन आती है? वो नेचुरल, ये नेचुरल प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। गुड। अब यहाँ पे हम इनके प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे इनसे बच सकते हैं। अच्छा, इसकी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी हमने, और हमने कहा था रिफाइंड मेटल्स। अगर आपकी मेटल प्योर फॉर्म में होगी तो उसके क्रोयन के चांसेस ज्यादा है। अगर तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होगी तो उसके क्रोयन के चांसेस कम है। और हम उसके ऊपर पेंट भी लगा देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ना कर सके। सो ये सारी चीजें हैं, वन बाय वन चीजों को देखते हैं। क्रोयन इज अ वाइड स्प्रेड इशू। क्रोयन बहुत बड़ा इशू है दैट अफेक्ट इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इफेक्ट करता है, एवरीडे ऑब्जेक्ट और रोजमर्रा की चीजों को भी अफेक्ट करता है। क्रोयन जो है वो वाइड स्प्रेड इशू है। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज्यादा फैलने वाला। दैट अफेक्ट इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स और रोजमर्रा की चीजों को अफेक्ट करती है। Therefore, understanding Korean and implementing preventive measures, कोरियन को समझना और प्रिवेंटिव मेजर, इनसे बचने के तरीकों को इम्प्लीमेंट करना आर क्रूशियल, बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन इज एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्रोयन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, महफूज कर सके। द फर्स्ट वन इज अ कोटिंग विद द पेंट, कि हम क्या कर सकते हैं? पेंट की कोटिंग कर सकते हैं। क्रोयन कैन बी प्रिवेंटेड, हम क्रोयन से बच सकते हैं बाय अप्लाइंग, अगर हम बना दें बाय अप्लाई करते प्रोटेक्टिव कोटिंग, किसी भी प्रोटेक्टिव कोटिंग के। यानी हम यहाँ पे, ये जो सिंपल है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रेड कलर के मेटल है, बट मैं अगर यहाँ पे कोटिंग कर दूं, मैं यहाँ पर एक लेयर लगा दूं, यानी ये बैरियर यहाँ पे बन जाएगा मेटल के ऊपर, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और वाटर है उसके साथ रिएक्ट ही ना कर पाए। वो क्या हो? वो रिएक्ट ही ना कर पाए, और यहाँ पे मैं एक बैरियर सा बना दूं। ये कोटिंग है, पेंट की कोटिंग है। पेंट की भी कर सकते हैं, एपॉक्सी, यहाँ पे एपॉक्सी केमिकल का नेम है, उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि बैरियर बना देता है, क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन मेटल सरफेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। मेटल की सरफेस और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान आपका एक बैरियर बन जाएगा। पेंट इज चीप, क्योंकि पेंट बहुत चीप है, आपको इजीली अवेलेबल है एंड कैन बी अप्लाइड इजीली, और आप इजीली लगा सकते हैं। पेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट मैनी एवरीडे स्टील ऑब्जेक्ट्स। पेंट को हम रोजमर्रा के कई स्टील ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार हैं, ट्रक्स हैं, ट्रेन हैं, बाइक्स हैं, ब्रिजेस हैं। पेंट आल्सो प्रोवाइड विजुअल अपील, पेंट्स देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एलोइंग है। एलोई का मतलब है कि आप क्या करो, किसी दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दो। आप दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये बॉक्स है और मेरे पास यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, ये जो मैं ब्लू में बना रही हूँ, मेरे पास आयरन। जैसे मैंने आपको क्रोयन में आपने पढ़ा था ना, रिफाइंड मेटल, प्योर मेटल, आप प्योर रहने ना दो, इसी के साथ आप ऐड कर दो किसी और मेटल के मॉलिक्यूल्स। आप इसमें ऐड डिफरेंट रेशियो के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। सो वहां पर क्या होगा आपके पास, अब ये प्योर मेटल तो नहीं रहेगी ना, ये रिफाइंड तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं एलॉय। अब ये जो एलॉय है ना, ये सिंपल मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो एलॉय है ये मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम क्या करते हैं एलॉय में, आपने अक्सर देखा होगा स्टेनलेस स्टील, डिफरेंट तरह के स्टील आपके पास हैं। अगर आप कभी, आपका ऐसा मौका मिला है कि आप कोई बर्तन खरीद सकें, यूटेंसिल्स वगैरह ले सकें, या इवन व्हीकल्स लेने भी जाएं, तो वो आपको बताते हैं कि इस मटेरियल से बनी है, ये इस मटेरियल से बनी है। वो एक ही मटेरियल के आपको डिफरेंट टाइप्स बता देते हैं, ये स्टील के वो टाइप है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये सिंपल स्टील है, ये प्योर स्टील है, प्योर स्टील के बर्तन हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं। तो वो सारे क्या है, इन्हीं बेसिस पे डिवाइड हुए हुए होते हैं। सो एलॉय, द टेंडेंसी ऑफ आयरन टू ऑक्सीडाइज, कि जो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है मीन्स कि उसमें से ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रही है, कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड, हम कम कर सकते हैं बाय अलोइंग इट विद अनदर मेटल, कि अगर हम उसको दूसरे मेटल के साथ अलॉय में जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल एडिंग क्रोमियम टू द आयरन,
हम क्रोमियम में आयरन ऐड कर देंगे तो क्या बना जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू क्रोयन, जो कि क्रोयन से बचा देता है। नेक्स्ट वन, कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। आप क्या करो, एक और मेटल की लेयर क्रिएट कर दो, यानी आप पेंट की लेयर तो करो, ये वो तो आपके पास एक सोल्यूशन है, बट उसके साथ आप किसी और मेटल की लेयर भी ले सकते हो। मेटल्स डेट रेडिली करोट, मेटल्स जो बहुत जल्दी करोड होती हैं कैन बी प्रोटेक्टेड, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय कोटिंग विद इन अदर अनदर मेटल ऑफ दैट रेजिस्ट करोजन। कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेटल है, लेट्स से आपके पास आयरन ही ले लेते हैं, ठीक, मेरे पास एक आयरन प्रेजेंट है, लेट्स से आई हैव अ प्रेजेंट ओवर हियर, और ये आयरन बहुत इजीली करोड हो जाती है। अब मेरे पास एक और मेटल है जिंक, और जिंक इजीली करोड नहीं होती, तो मैं क्या करूंगी, आयरन के ऊपर इस जिंक की कोटिंग कर दूंगी, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दूंगी। ये ब्लू में मेरे पास क्या है, इन द ब्लू आई हैव आयरन एंड ओवर द पिंक आई हैव जिंक। आयरन बहुत इजीली क्रूड हो जाती है, उसमें क्रोयन बहुत तेजी से होती है, जिंक आपके पास क्रूड नहीं होती, और वो ये मतलब लाइक उसमें रस्टिंग नहीं लगती। सो वो मैंने क्या किया, आयरन के ऊपर, ये सारी मेरे पास आयरन, ठीक, और उसके ऊपर मैंने छोटी सी कोटिंग कर दी जिंक। मेटल्स डेट रेडिली क्रोड, मेटल्स जो बहुत इजीली क्रूड हो जाते हैं कैन बी प्रोटेक्टेड, आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। आप किसी और मेटल की वहां पे कोटिंग करके उसे आप इजीली बचा सकते हो, डेट यूजेस क्रोयन, इसमें क्रोयन नहीं होती। दिस कैन बी डन बाय टाइनिंग गैल्वेनाइज इलेक्ट्रो। अब इसको करने के, इस कोटिंग को करने के आपके पास तीन मेथड है। इस कोटिंग को, यानी जिंक के ऊपर अगर आयरन की कोटिंग आ रही है, इसको करने के आपके पास तीन मेथड है। द फर्स्ट वन इज अ टाइनिंग, galvanizing and electroplate. Tining में, in the process of tin plating, clear iron sheet is dipped in a bath of molten tin. tin जो है वो आपके पास molten state में आएगी। टाइनिंग में क्या है, हमारे पास जो टीन है उसमें आपके पास molten state आएगी, यानी पिघली हुई हालत में आपने उसको लेना है, देन आपने उसको डिप कर देना है, आयरन की शीट को लेना है, टीन आपने पिघली हुई हालत में लेना है। आप जब उसे डिप कर दोगे, इट इज देन पास हुआ, उसे आप डिप करके निकाल लोगे और फिर उसे हॉट रोलर से गुजारोगे। आप उसे लाइक डिप करके निकाल लोगे एंड देन यू हैव टू पास थ्रू द हॉट रोलर्स। आप हॉट रोलर से गुजारोगे तो जो है आपके पास आयरन के ऊपर इजीली एक शीट बन जाएगी। टिन प्रोटेक्ट्स आयरन इफेक्टिवली, टिन जो है आयरन को प्रोटेक्ट करती है, सिंस इट इज वेरी स्टेबल, वो बहुत स्टेबल है। कि ये आपके पास शीट है, सिंपल आयरन की शीट है। आपने क्या करना है, एक लिक्विड लेना है और उसके अंदर टिन है, बट ये कौन से स्टेट में है, मोल्टन, पिघली हुई हालत में है, लिक्विड फॉर्म में आप कह सकते हैं आपके पास टिन है। ये क्या है, आयरन की शीट है, और ये आपके पास क्या है, टिन है जो कि प्रेजेंट। आपने क्या करना है, इसे डिप कर देना है नीचे, आप इसे डिप कर दोगे। जब आप डिप करोगे तो उसके ऊपर पूरी की पूरी टिन की लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर टिन की लेयर आ जाएगी। तो अब आयरन के ऊपर टिन, टिन मेटल है ना आपके पास जिसका सिंबल SN है, टिन मेटल है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि आप क्या कर रहे हो, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर रहे हो। तो टाइनिंग का मतलब है कि हम टिन को करेंगे। टिन एक मेटल है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, इसी तरह आपके पास टिन भी एक मेटल है और हम उसकी कोटिंग कर रहे हैं। वो मोल्टन स्टेट में था, वो इजीली आपके पास आ गया। सो आप यहाँ पे देखो तो ये पहले आपके पास आयरन शीट थी, बट अब इसके ऊपर सारा आपका टिन आ गया, सारा इसके ऊपर आपका टिन आ गया। जब ये आपके पास टिन आ गया, ओके लेट मी राइट, तो अब आप इसे रोलर से गुजार लोगे, रोलर से गुजार, थोड़ा सा ठंडा करोगे, हम इसे थोड़ा सा कूल करते हैं
और फिर आप उसे रोलर से गुजार लेते हो, और रोलर से गुजारने के बाद आपके पास ये वहीं पे फिक्स्ड हो जाएगी। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट। आपने एक साफ सुथरी आयरन की शीट लेनी है इन अ हॉट जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की शीट ले लेनी है, फिर आप उससे बात करेंगे, हीट करेंगे, फिर आप उसको रोल करेंगे जिंक बाथ में, और फिर आप उसको कोल्ड कर लेंगे, तो आयरन के ऊपर अब क्या आएगी, जिंक की कोटिंग आ गई। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस को यूज करते हैं और एक मेटल से दूसरी मेटल उसके ऊपर आ जाती है। मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को थोड़ा सा बता देती हूँ, बट वो सिर्फ आपका कंसेप्चुअल वे में होगा। बाकी जो अगर ये जो लाइन लिखी हो ये सिंपल भी आप लिखोगे तो दैट्स ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस में हमारे पास सबसे पहले एक बीकर या कंपाउंड लेते हैं, उसके साथ आपने दो ले लेने हैं इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, और साथ आपने इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी हम अटैच कर लेते हैं। एक आपका एनोड होगा, एक आपका कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लेने हैं जो कि आयंस में कन्वर्ट करता है। लेट्स से कि ये आपके पास आयंस आ जाएंगे। ऑफ कोर्स के एनोड पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो ये जो चार्ज होते हैं ये फिर ट्रेवल करेंगे कैथोड के ऊपर और ये उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस होगा। बट यहाँ पे आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस की एक एप्लीकेशन होगी। आप बस सिंपल ये लिख दोगे, या फिर मैंने आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वे में बताया है। नेक्स्ट है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। Cathodic protection are also called as superficial protection. This is the process in which the metal to be protected from corrosion is made cathode and connected to an active metal such as magnesium and aluminium. इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो मेटल है आप उसे कैथोड की तरह बनाते हो, वो क्या करती है, कैथोड की तरह पे एक्ट करती है। फिर आप उसे एक एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम और आयरन है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। These metals are more active than iron. अब वो मेटल से ज्यादा, आयरन से ज्यादा जो है वो आपके पास एक्टिव होंगे, वो एनोड की तरह काम करेंगी। सो मोर एक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ इन सेव आयरन फ्रॉम द क्लोरीन। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा पहले मेथड में हम क्या यूज कर रहे थे, हम वो मेटल्स यूज कर रहे थे जो कि खुद को इतना ज्यादा क्रोयन नहीं होने देती है। पहले मेथड में, मेथड नंबर 3 में हमने क्या यूज किया था, हमने वो मेटल्स यूज की थी जो खुद को बहुत ज्यादा क्रोड नहीं होने दे रही थी। बट नाउ हम वो मेटल यूज कर रहे हैं जो खुद को बहुत ज्यादा क्रोड होने देते हैं, जो आयरन से भी ज्यादा क्रोड हो सकते हैं। तो हम उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो वो आयरन तो बाद में क्रोड होगा, पहले तो वो होगी ना, और वो आयरन को क्रोयन से बचा लेंगे। Cathodic protection is employed to prevent iron in steel structures as pipe, tank, oil rigs in the moist underground and marine environment. ये सारा क्योंकि जो अंडरग्राउंड एंड मेरीन इन्वायरमेंट है ना, उसमें आपका पेंट शेंट भी जो है ना इतना काम नहीं करता। तो पाइप, टैंक्स वगैरह जहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा वाटर है तो वहां पर आप ये मेथड यूज कर सकते हो। द लार्ज बार्स ऑफ मैग्नीशियम आर यूज टू हेल्प प्रोटेक्ट द शिप अगेंस्ट रस्ट। आप क्या करोगे, मैग्नीशियम है आपके पास, आयरन है, ये क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम और आयरन क्या करते हैं, आयरन से जल्दी रेजिस्ट, आयरन से जल्दी क्रूड होती हैं, रस्ट होती हैं। तो आप लार्ज लार्ज बार्स यहाँ पे यूज करोगे तो आयरन तो बाद में होगी ना, पहले यही आपस में क्रोड, वो क्रोयन बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये आयरन और मैग्नीशियम जो है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है वो आपके पास आज। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं,
पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।